नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हल्द्वानी में क्या बड़ा झमेला चल रहा है? रेलवे की जमीन पर क्या सचमुच अतिक्रमण हुआ है? और अगर अतिक्रमण हुआ है तो क्या बुलडोजर चलना चाहिए? क्या 50,000 लोगों के सरों से उनका आसियाना अचानक से उठ जाना चाहिए? मानवीय पहलू नहीं देखा जाना चाहिए? ये तमाम सवाल आज सुबह लोगों के मन में थे और इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। जब सुनवाई हुई तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा के उन 50,000 लोगों के अलावा पूरे देश की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई थी कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया तो क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो आपको बड़ी खबर के जरिए हम बता देते हैं। तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा यह पूरा मामला है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामले को मानवीय नजरिए से देखने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में रेलवे को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। 50,000 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का खतरा इसके बाद मंडरा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 लोगों को राहत दे दी है, जिसे बड़ी राहत अब माना जा रहा है, वरना 50,000 लोगों के सिरों से उनका आशियाना उठ जाता। क्या उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से कब्जा जमाए लोगों को हटाने की कार्रवाई को धार्मिक रंग देकर प्रचारित किया जा रहा है? कौन है जो रेलवे की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं? आखिर सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को हटाए जाने पर राजनीतिक पार्टियां घड़ियाली आंसू क्यों बहा रही हैं? कौन है जिसने रेलवे की जमीन पर गफूर बस्ती को बसाया? रेलवे विभाग के लोग तब क्या कर रहे थे जब इस जमीन पर अवैध कब्जे किए जा रहे थे और प्लॉटिंग के जरिए जमीन के टुकड़ों को बेचा जा रहा था? ऐसे कई सवाल हैं जो हल्द्वानी के लोग इस वक्त बोल और सुन रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास गफूर बस्ती के अनाधिकृत कॉलोनियों को हटाने के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे गफूर बस्ती में तकरीबन 4,000 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिसमें ज्यादातर परिवार मुस्लिम हैं और बाकी अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। इन लोगों पर आरोप है कि ये रेलवे की जमीन पर पिछले कई सालों से कब्जा करके बैठे हैं और यहां से हटने को तैयार नहीं हैं। आरोप है कि पहले ये लोग रेलवे की इस जमीन पर टेंट लगाकर रहने लगे और बाद में धीरे धीरे यहां पर पक्के मकान बनने लगे। रेलवे के अधिकारियों ने इनसे जमीन खाली करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उनकी एक ना चली और यहां पहले टेंट और बाद में वो पक्के मकानों में तब्दील होते गए और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। अब माहौल ऐसा बन गया है कि रेलवे की इस जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के विरोध में 4,000 से ज्यादा परिवार सामने आ रहे हैं और जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद इन अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4,300 से ज्यादा परिवारों को जमीन खाली कराने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जाना है वहां करीब 20 मस्जिदें, 6 मंदिर और स्कूल हैं। ऐसे में अब इस जमीन को खाली कराए जाने के लिए रेलवे की कार्रवाई को धार्मिक रंग देकर प्रचारित किया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस लगातार इन लोगों के बीच पहुंचकर रेलवे की जमीन को खाली कराए जाने का विरोध कर रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे से अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करने में लगी है। तो वहीं इस मुद्दे को मोहम्मद जुबैर जैसे लोग शाहीन बाग जैसी कार्रवाई बता रहे हैं। इस मामले को सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम से भी जोड़ा जा रहा है। शाहीन बाग मामले जैसा बताकर मोहम्मद जुबैर ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म पर यह कहकर प्रचारित कर रहे हैं कि सरकार मुस्लिमों के घरों को उजाड़ रही है, जबकि हकीकत यह है कि ये लोग रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बैठे हुए थे और रेलवे को अपनी योजना के विस्तार के लिए जमीन नहीं मिल रही है। 2007 में भी ऐसे ही आदेश हुए थे और प्रशासन ने 1-2 मकान गिराकर अपने अभियान को भी रोक दिया था। अब हाईकोर्ट के सख्त आदेश से प्रशासन भी मजबूर दिखाई दे रहा है। उधर भड़काऊ बयानबाजी करने वाले हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी ने भी हल्द्वानी में रेलवे की कार्रवाई को धार्मिक रंग देकर लोगों को भड़काने की कोशिश की है। क्या सुप्रीम आप हमारा पहला रिक्वेस्ट ये है
भारत के प्रधानमंत्री से कि इन लोगों का बेघर मत करिए। ये बरसों से वहां पर रह रहे हैं, रो रहे हैं, औरतें रोड पर बैठी हुई है पिछले 4 दिन से। कंटिन्यूस हमको फोन आता है, मैसेज आते हैं कि 4 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी, हम क्या करेंगे, हम वहां पर कहां जाकर रहेंगे, हम लोग किधर जाकर रहेंगे। अरे आप इनको इंसान के तौर पर देखिए भाई, इनकी मदद करिए। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, इनको आप बेघर मत करिए। इसे शाहीन बाग की तरह बताने वाले लोग ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ भी महिलाओं और बच्चों को आगे करके पीछे से राजनीति की जा रही है। यहाँ जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उसे देखकर ये अंदेशा जताया जा रहा है कि विरोध की आड़ में यहाँ नफरती गैंग एक्टिव हो गई है और ये आगे आने वाले वक्त में कार्रवाई करने वाली टीमों पर हमले भी कर सकती है। यहाँ सोशल मीडिया पर एजेंडा चलाने वाले लोग भी एक्टिव हो गए हैं और इस पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसकी वजह से तनाव का माहौल बन रहा है। इसमें ज्यादातर वीडियो में लड़कियों को पढ़ाई से वंचित किए जाने और महिलाओं को बेघर होने की बातें बोली और सुनी जा रही हैं। फिलहाल प्रशासन ने 10 जनवरी तक के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी है। दावा किया जा रहा है कि क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे की शुरुआत साल 1975 से हुई थी। उस जमीन पर कब्जा करने के लिए पहले यहां कच्ची झुग्गियां बनाई गई थी, जिन्हें बाद में पक्के मकान में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह से धीरे धीरे यहां मज़ारें बनाकर अवैध कब्जे का काम बदस्तूर जारी रखा गया। लेकिन जब यहां से कब्जे हो रहे थे तब रेलवे प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। जब कब्जे के दायरे बढ़ गए तो साल 2016 में नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ केस दर्ज कराया। लेकिन तब तक हजारों लोग अवैध तौर पर वहां बस चुके थे। इन्हें यहां बसाए जाने के पीछे वोट बैंक खातिर उन्हीं राजनीतिक पार्टियों का हाथ बताया जा रहा है जो यहां इस वक्त तो आपने देखा किस तरह से बनभूलपुरा के इस मामले को लेकर सियासत खूब देखने को मिल रही है। इस पर सियासी जो पार्टियां हैं वो घड़ियाली आंसू बहाते हुए भी नजर आ रही हैं और मामला कुल मिलाकर राजनीतिक रूप पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। सियासी सरगर्मी भी तेज नजर आ रही है। हरीश रावत उपवास रखते हुए भी नजर आए और मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं 50,000 परिवारों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कुछ खास था, चलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातों पर ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डालते हैं। मामले में मानवीय एंगल जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का यह पूरा मामला बुलडोजर चलाकर एकदम सभी 50,000 लोग कैसे हटेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। मामले में होगी और सुनवाई 7 फरवरी की अगली तारीख रखी गई है। रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। मानवीय मुद्दा, पुनर्वास योजना जैसे समाधान खोजने की जरूरत है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो ये वो बड़ी बातें हैं जो इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही जा रही हैं। लेकिन कुछ बड़े सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। वो बड़े सवाल कौन से हैं, चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर बड़े सवाल कौन कौन से उठ रहे हैं। अगर अतिक्रमण हुआ तो फिर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल कैसे आया, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर रेलवे की जमीन तो कैसे सरकारी स्कूल और अस्पताल यहां पर बन गए, यह सवाल भी उठता हुआ नजर आ रहा है। जब सरकार को ही जमीन रेलवे की होने का पता नहीं है तो फिर लोगों ने अतिक्रमण किया, यह कैसे कह सकते हैं, यह बड़ा सवाल यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हल्द्वानी की उस जमीन पर रेलवे का हक था, वो जमीन रेलवे की थी, तो फिर वहां पर सरकारी अस्पताल या फिर स्कूल कैसे बन गए, यह अपने आप में सोचने वाली बात है। अब जहां पर रेलवे अतिक्रमण की बात कर रहा है वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। यहां पर 4,400 मकान हैं, 50,000 नागरिक यहां पर रहते हैं। इसके अलावा 2 मंदिर यहां पर मौजूद हैं। एक एक करके हम आपको पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे हैं। 20 मस्जिदें यहां पर मौजूद हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या की अगर बात करें तो 3 सरकारी स्कूल भी यहां पर बन गए हैं। मान्यता प्राप्त निजी स्कूल 11 बना दिए जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि जमीन रेलवे की है। एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी यहां पर मौजूद है। विवाद की बात करें तो विवाद बहुत पुराना है।
2013 में सबसे पहले गोला नदी में अवैध रेत खनन का मामला कोर्ट में पहुंचा था और उसके बाद आज से करीब 10 साल पहले रेलवे के किनारे रहने वाले लोग ही रेत खनन में शामिल हैं, ये सामने आया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने रेलवे को पार्टी बनाकर इलाका खाली करने को कहा था। ये रेलवे के मुताबिक ये बातें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के फिर याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब स्थानीय निवासियों की दलील सुनने का निर्देश कोर्ट को दिया था। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को ये निर्देश दिया था। रेलवे के पास पुराने नक्शे, 1971 का रेवेन्यू कार्ड और 2017 की सर्वे रिपोर्ट भी है। ये रेलवे की ओर से लगातार कहा जा रहा है, यानी कि रेलवे ये कह रहा है कि जो जमीन है वो उसकी है और अब वहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर बाकायदा रेलवे की ओर से तैयारियां भी कर दी जाती हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार दिग्विजय सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीसी न्यूज़ पर। धन्यवाद। दिग्विजय जी, सबसे पहले तो ये सवाल मन में उठता है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को लेकर कह रहा है कि इस पूरे मामले को मानवीय एंगल से देखने की जरूरत है। वहां पर 50,000 लोग रह रहे हैं, उन्हें कैसे एकदम से हटाया जा सकता है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट की ओर से आपको याद होगा इससे पहले क्या आदेश दिया गया था कि 7 दिन में वहां पर जो है जमीन खाली करवा दीजिए, अतिक्रमण रेलवे हटा सकता है। तो अब ये कहीं ना कहीं विरोधाभास दोनों कोर्ट के नजरिए में देखने को मिल रहा है। हालांकि अब अगली तारीख 7 फरवरी की है, तो आप आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले को लेकर के आया, एक तरह से कह सकते हैं कि राहत तो जरूर मिली है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या राहत मिलती हुई नजर आ रही है उन 50,000 परिवार के लोगों को, या ये फौरी राहत है, या फिर पुनर्वास जैसी योजनाओं की जरूरत आपको महसूस होती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है। एक वर्ड आपने यूज किया, फौरी राहत। ये इसमें कोई शक नहीं है कि फौरी राहत फिलहाल उधर बनबुलपुरा के जो लोग हैं, हल्द्वानी के जो लोग हैं, जो उस जमीन पर रह रहे थे, उन लोगों को एक फौरी राहत जरूर मिली है। लेकिन अब मेन ये भी रहेगा कि अगली जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने रखी है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन अभी के लिए जो राहत ये सुप्रीम कोर्ट ने दी है इन लोगों को, ये बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि कोई अमाउंट कोई 10, 20, 30 या 100 लोगों की बात नहीं थी। यहाँ पर 4,500 से ज्यादा अतिक्रमणकारी जिनको चिन्हित किया गया था उनकी बात थी। और ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ पर 2 साल पहले या 5 साल पहले, 10 साल पहले आए हों। इन लोगों का ये कहना है कि इनकी पीढ़ियां यहाँ पर बीत गई हैं और इतने लंबे समय से जब कोई कहीं पर रह रहा हो, अचानक से आकर के उसको अगर कह दिया जाए कि ये जमीन जो है ये रेलवे की जमीन है और इस जमीन को अब खाली करवाया जा रहा है, तो अपने आप में ही कई सारे सवाल भी उठते हैं और उन लोगों के लिए एक किम कर्तव्य विमुख जिसे कहते हैं, ऐसी स्थिति बन गई कि अब क्या करें वो लोग। तो अब इस तमाम बातें इस पूरे मुद्दे पर हो रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है, मानवीय मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अब ये एक सवाल ये भी उठता है कि भाई जब हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था, हाईकोर्ट ने रेलवे को कहा कि आपकी जमीन है, आप अतिक्रमण हटाइए, वहां पर क्या मानवीय मूल्यों को नहीं देखा गया? और मानवीय मूल्यों का बनने का कोई पैरामीटर क्या होता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। तो लेकिन बहरहाल तमाम तरह की बातें इस पूरे मुद्दे पर हुई, लेकिन ये लोगों के लिए, वहां के लोगों के लिए अच्छी बात है। और हर कोई, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, हर कोई यही कह रहा है कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, मानवीय मूल्यों का आपने जिक्र किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जब अपना आदेश दिया, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। एक सवाल मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मानवीय मूल्यों की बात कह रहा है, दूसरी तरफ रेलवे ये कह रहा है कि उसके पास जमीन से जुड़े तमाम जो चीजें चाहिए वो उनके पास मौजूद हैं, चाहे बात सर्वे रिपोर्ट की करें, चाहे बाकी दस्तावेजों की बात करें, रेलवे के पास सारे कागजात मौजूद हैं। यानी कि रेलवे ये साबित आराम से कर सकता है कि जमीन जो है वो रेलवे की है। अब अगर मानवीय मूल्यों की बात करें तो बीच का रास्ता कहीं ना कहीं सरकार को निकालना पड़ेगा इसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कोशिश हो सकती है कि बीच का रास्ता पूरे मामले को लेकर निकाला जाए, दूसरी जगह पर स्थापित किया जाए उन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर वहां पर अगर जमीन वो रेलवे की है, क्योंकि उत्तराखंड हो या फिर बहुत सी जगह, चाहे दिल्ली की हम बात कर लें, किसी भी शहर की बात कर लें, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर जमीन जो है, कहीं पर वन विभाग की जमीन होती है, कहीं पर रेलवे की जमीन होती है, कहीं पर किसी डिपार्टमेंट की जमीन होती है, लेकिन वहां पर लोग बसे हुए हैं। और ये आज से नहीं बसे हुए, ये बहुत पहले से हुई। एक्चुअली हमें देखना ये चाहिए कि हमारे सिस्टम में ही ये सबसे बड़ी कमी है। जब लोग बस जाते हैं उस वक्त ध्यान नहीं दिया जाता है, और अब वहां पर लोग बस गए, उनके पास, अभी आप बता रहे थे, इसमें कुछ आंकड़े बता रहे थे, वो आंकड़े हमने भी सुने, हमने भी काफी लोगों से शेयर किए कि वहां पर अगर रेलवे की जमीन है तो फिर वहां पर सरकारी बिजली के खंभे कैसे पहुंच जाते हैं, सरकारी सड़कें कैसे
कैसे पहुंच जाती है, वहां पर स्कूल कैसे बन जाते हैं, विधायक निधि से सांसद निधि से काम कैसे हो जाते हैं अगर वो रेलवे की जमीन है। और अगर ये सारी निधियों से वहां पर काम हो रहे हैं, जब हम सरकारी विभाग है, तो फिर वो फिर रेलवे की जमीन कैसे रह जाती। तो अपने आप में जो सिस्टम है वो ही अपने आप में विरोधाभास बात कहीं ना कहीं करता है। और ये सबसे बड़ी आवश्यकता इस पूरे मामले में यही है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई पुनर्वास योजना आपके पास क्या है, क्या प्लान है। आप सीधे बुलडोजर जेसीबी लेकर के क्या उनको तोड़ने चले गए थे, या फिर कोई पुनर्वास योजना भी है, चाहे आप मानवीय मूल्यों का ही उसको नाम दे दीजिए, लेकिन 4,500-5 हजार लोगों को अगर आप कहीं से हटा रहे हैं, तो आप क्या उनको हटा करके सड़क पर ही छोड़ देंगे, या फिर उनके रहने के लिए क्या कोई व्यवस्था भी है। ये सभी बातें देखनी चाहिए सरकार को भी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। और बीच का मामला जो आप कह रहे हैं, उसमें भी संभवतः अगली जो सुनवाई होगी, या फिर सरकार, मुख्यमंत्री साहब का भी ये बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि भाई हम पहले से ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो फैसला देगा हम करेंगे। हाई कोर्ट ने कहा अतिक्रमण हटाइए, तो हम वो कार्रवाई कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हटाइए, पुनर्वास हम करेंगे वो फैसला। तो इसमें मेन यही है कि पुनर्वास योजना बीच का हल इस पूरे मामले में होगा। और अगर अभी देखना ही है कि क्या पुनर्वास योजना उनके लिए लानी पड़ेगी, या फिर जहां पर है एज इट इज वो रहेंगे, इस पर भी कोर्ट क्या कहता है। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट अब जब 7 फरवरी को पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से सुनवाई होगी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या कुछ रहता है, उस पर नजरें हमारी लगातार बनी रहेंगी। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये उठता हुआ, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि सरकारी मशीनरी में किस तरह से जो लूप हॉल्स हैं उनका फायदा लोग कितनी आसानी से उठा सकते हैं। मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकायदा ये केवल इन लोगों की ही बात नहीं है। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि दूसरी जगहों पर भी अवैध कॉलोनियां बनी हुई हैं, तो ऐसे में जो आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं खतरा रहता है। और ऐसे में सत्यापन जो है वो होना बेहद जरूरी है। और उस वक्त प्रशासन ने कितनी हिला हवाली पूरे मामले को लेकर बरती, क्यों सत्यापन नहीं हुआ, रेलवे ने उस वक्त आपत्ति क्यों दर्ज नहीं की, ये तमाम सवाल जो है वो सिस्टम में किस तरह से लूप होल्स हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जरूर नजर आते हैं। एक अहम सवाल मैं आपसे अब लेने जा रहा हूं। दरअसल अगर बीच का रास्ता पुनर्वास का निकाला जाता है, इनको वहां से विस्थापित किया जाता है, लेकिन अगर आप उत्तराखंड का इतिहास देखें तो 2012 से पता नहीं कितनी फाइलें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। सुबह मैं हल्द्वानी की खबर कर रहा था, तो उसमें भी आप देखिए कि हल्द्वानी के लोगों के सामने भी विस्थापन का संकट है। इतने सारे लोगों को विस्थापन करना वो भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है। आप 4,500-5 हजार लोगों को विस्थापन देंगे, किस तरह से देंगे, कहाँ देंगे। इतना एशिया का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ बांध, टिहरी बांध जब बना था, तो वो दशकों बीत गए हैं उसके निर्माण में, अभी तक उसका पूरा जो विस्थापन का मुद्दा था वो सॉल्व नहीं हो पाया। लोग अभी तक घूम रहे अपने विस्थापन की मांग को लेकर के। आपका जोशीमठ शहर पूरा धस रहा है, वहां के लोग कह रहे हैं हमें भी विस्थापित कीजिए। वहां 500 से ज्यादा मकान धस गए, उन्हें कहाँ विस्थापित करेंगे। तो ये सरकार के सामने चुनौतियां तो है, लेकिन अब निपटना भी इन चुनौतियों से सरकार को ही है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व वही कर रहे हैं प्रदेश की जनता को। तो विस्थापन किस तरीके से करवाएंगे, कहाँ करवाएंगे, क्या वहीं रहने देंगे या क्या करेंगे, ये सब बातें हैं जो कि अब, क्योंकि देखिए मुद्दा है काफी बड़ा बन चुका है। इसमें जिस तरीके से राजनीतिकरण भी इस मुद्दे का, बीजेपी कांग्रेस कूद पड़ी, बड़े बड़े नेता कूद पड़े, तो ये मुद्दा अब ऐसे इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है। ये अपने आप में बहुत आगे तक खींचेगा। और विस्थापन होगा किस तरीके से होगा, या फिर अतिक्रमण हटाया जाएगा, क्योंकि देखिए भावनाओं से सिस्टम सरकारें नहीं चलती है। सिस्टम सरकार नियम कायदे कानूनों से भी चलती है, ये भी सत्य बात है, मानवीय मूल्यों से भी नहीं चलती है। लेकिन किस तरीके से ये अब चीजें होंगी, ये बहुत अब इसमें देखने वाली बात होगी, क्योंकि विवादित ही पूरा मामला पहले से ही हो चुका है। कुछ लोग शाहीन बाग उसे करार दे रहे हैं, कुछ लोग धार्मिक एंगल उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल उसी को लेकर के मैं आपसे अब सवाल करने वाला था। दरअसल पूरे मामले को लेकर धार्मिक रंग देने की जो कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई ट्विटर हैंडल्स को भी मैं देख रहा था, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी मैं देख रहा था, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की सरकार है और वहां पर क्योंकि मुस्लिम बहुल वो पूरा इलाका है, इसलिए उस इलाके को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि एक तरह से एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश भी ये लगातार की जाती रही है कि जहां पर मुस्लिमों की बस्तियां हैं वहां पर ही कार्रवाई बीजेपी की ओर से देखने को मिलती है, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। तो इन तमाम जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है, दूसरी तरफ सियासी पार्टियों के घड़ियाली आंसू भी हमें देखने को मिलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन उपवास रखने के लिए अपने आवास पर बैठ जाते हैं। तो जो सियासत हो रही है, क्या जब धर्म को लेकर के जिस तरह से रंग देने की एक कोशिश की जा रही है, तो इसका असर कहीं ना कहीं वहां की जनता पर भी पड़ता है। और एक और सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। दरअसल हमने जो तस्वीरें देखी थी जब प्रदर्शन की, तो क्या बच्चों के हाथों में तख्तियां पकड़ाना सही है? उन बच्चों को तो पता भी नहीं है वो किस चीज के लिए प्रदर्शन कर रहे होंगे, उनको भी रटे रटाए नारे वहां पर दे दिए जाते हैं। तो क्या बच्चों को इस तरह के मामलों में घसीटना सही है?
देखिए वाजिब सी बात है कि अब जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण, देखिए मुद्दा चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों को अपनी राजनीति भी प्रदेश में करनी है, क्योंकि राजनीति की बदौलत ही वो जीवित रहेंगे। ऐसा मुद्दा जब आता है तो उसको पॉलिटिसाइज करने का जो माहौल है वो स्वतः ही बन जाता है। कि हम पहले भी कई सारे मुद्दों में देख चुके हैं, और इसमें क्योंकि धर्म विशेष का जहाँ पर एंगल आता है, चाहे मुस्लिम आबादी वहां पर बहुत ज्यादा है या फिर अतिक्रमण, कुछ लोग तुलना कर रहे हैं दिल्ली में जिस तरीके से स्थितियां हुई, शाहीन बाग, कुछ लोग उसको नाम दे रहे हैं, तो ये अपने आप में ये होना ही था। और ये आगे देखिए, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अब जिस तरीके से ये मुद्दा रंग ले चुका है, जिस एंगल में जिस दिशा में चला गया है, वो अब अपने आप में बड़ी आसानी से सॉल्व होने वाला नजर नहीं आता है। और जहाँ तक बात है प्रदर्शन करने की, तो सभी ने वो तस्वीरें देखी, सब लोग वहां पर उतरे थे। खैर अब वो उन लोगों का है वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उसमें अगर जमीन अगर वहां से जाएगी, अगर एनक्रोचमेंट को हटाया जाएगा तो उसमें स्कूल भी जाएंगे, जाहिर सी बात है घर भी जाएंगे। तो लोगों की अपनी चिंता है वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं उनके ऊपर है। लेकिन ये बात तो तय है कि राजनीतिकरण पूरे मुद्दे का शुरू हो चुका है, और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जो है इसमें अब बयानबाजी भी करेंगी और आगे इसको किस तरीके से कैच करने की कोशिश करेंगे, ये भी बड़ा। अच्छा, कुछ ट्विटर हैंडल्स पर मैं डेमोग्राफी को लेकर के भी जो है वो देख रहा था। कई लोग ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आबादी को लेकर उत्तराखंड की कई तरह के सवाल उठ रहे थे। और जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि इस तरह से डेमोग्राफी को लेकर के चर्चा क्यों? हाँ, जहां पर लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे कि भिखारियों का एक वर्ग बड़ी संख्या में अब पहुंचने लगा है, और सत्यापन को लेकर के पुलिस क्यों सत्यापन नहीं करती है, ये भी सवाल कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब प्रशासन को या फिर सीएमओ ऑफिस की ओर से सख्त निर्देश सत्यापन को लेकर के जारी हो जाने चाहिए, ताकि जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं अब उनका क्या करना है उसको लेकर के आगे कोई फैसला लिया जा सके? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनका चिन्हीकरण बिल्कुल होना चाहिए, तमाम जो उनमें फॉर्मेलिटीज होती है वो होनी चाहिए, सत्यापन होना चाहिए। लेकिन देखिए, सत्यापन आखिर करवाए कौन? क्योंकि जो लोग अवैध तरीके से आते हैं उनको बसाने वाले खुद राजनेता है, क्योंकि वोट बैंक एक बड़ा उसमें कैश हो जाता है आपका। बिल्कुल। तो बड़ी दिक्कत यही आती है कि अब उनका सत्यापन कौन करेगा और उनको फंसाता कौन है, उनको वोटर आईडी कौन पकड़ा देता है। बहुत सारे जो नदी वाले इलाके हैं जहाँ खाली पड़ जाती है नदियां, वहां पर अचानक से कोई एक बस्ती बच जाती है, उस बस्ती के पास वोटर आईडी कार्ड भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब काम निपट जाता है तो उसके बाद वो अतिक्रमणकारी भी बन जाते हैं। तो ये तमाम चीजें होती है जिन पर सरकार को देखने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे वरिष्ठ पत्रकार दिग्विजय सिंह, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि सरकार को किन पहलुओं पर काम करने की जरूरत है, सिस्टम में वो कौन से लूपहोल्स हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, और सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। अब नजरें 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर रहेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि 7 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। क्या बुलडोजर की कार्रवाई की बात जो लगातार हाईकोर्ट की ओर से कही जा रही थी उस पर फुल स्टॉप लगेगा? नजरें लगातार हमारी बनी रहेंगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।